नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तीसरी बार सरकार बनाकर कांग्रेस को छकाने वाली बीजेपी अब कांग्रेस के बड़े चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के सियासी गढ़ रोहतक की घेराबंदी में जुट गई है। सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी हुड्डा के गढ़ पर चोट कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद रोहतक जिले की चारों सीटों पर फोकस कर रहे हैं। बड़ौली सदस्यता अभियान के तहत एक ही दिन में रोहतक की 4 विधानसभा की बैठक लेकर सदस्यता को धार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि हुड्डा के गढ़ में बीजेपी की चोट से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है और बीजेपी को कितना फायदा। रोहतक को जाटलैंड माना जाता है और जाटलैंड की चारों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में गई हैं। हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। मजबूत स्थिति कांग्रेस की हमेशा से रही है। 2019 और 2024 पर भी नजर डालें तो 2019 में 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास गई थी और 24 की भी यही स्थिति। चारों की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में पहुंची हैं। अब बीजेपी की नई रणनीति क्या कहती है, इस पर करेंगे चर्चा। और क्या किले को भेदने की तैयारी बीजेपी कर रही है, सियासी नफा नुकसान पर भी करेंगे बात। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी कांग्रेस को सत्ता की चाबी से दूर रखने वाली बीजेपी अब और 2 कदम आगे बढ़ रही है। इस बार बीजेपी कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े और लोकप्रिय 2 नेताओं की जड़ों को कुरेदने की रणनीति बना चुकी है। दरअसल पिता पुत्र हुड्डा के गढ़ रोहतक में इस बार अंदर तक सेंधमारी की तैयारी है। यही वजह है कि बुधवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं की सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग 4 बैठकें ली। एक तरफ सरकार बनाने के बाद नायब सिंह सैनी सरकारी काम की रफ्तार बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मोहनलाल बड़ोली बाकी जगहों के साथ साथ रोहतक की 4 विधानसभाओं में भी पार्टी की सदस्यता अभियान को धार देने में जुट गए हैं। 30 नवंबर तक ये सदस्यता अभियान हमारा चलेगा, तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाके 250 सदस्य बने, इस प्रकार का लक्ष्य सबको दिया है। आज कलोई विधानसभा के सभी 225 बूथों के कार्यकर्ता आए हैं। सभी ने अपना फीडबैक भी दिया है और आगे का टारगेट तय किया है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपने इस सदस्यता के अभियान को पूरा करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश बीजेपी अगले 2-2.5 महीनों में होने वाले शहरी निकायों के चुनाव से पहले लाखों नए सदस्य बनाकर और संगठन को मजबूत करके अब ट्रिपल इंजन का नारा देने की तैयारी में है। ये अच्छी बात है जो हुड्डा जी ने कही है, उसकी समझ में आ गया लोकतंत्र क्या होता है, लोक क्या है, तंत्र क्या है। वो जिसको तंत्र को कुछ भी नहीं मानते थे, जिस गरीब आदमी का हक है अमीरों को बांटने का काम किया था, वो लोक था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब आदमी का सम्मान गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, वो है तंत्र। परिस्थितियां पूरी तरह से बीजेपी के अनुकूल हैं और वो 30 जगह होने वाले नगरीय इकाइयों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव में क्लीन स्वीप का नारा देकर कांग्रेस का मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि हरियाणा में बोलचाल में एक देसी कहावत भी है, वो ये कि जिसने पावर में रहते हुए अपनी ना चलाई तो पावर का फिर फायदा भी किए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी आखिर कहती क्या है, क्या रणनीति है? सदस्यता अभियान पार्टी लगातार चला रही है, सदस्यों को जोड़ रही है। कांग्रेस इस गढ़ में कहीं ना कहीं हर बार मजबूत रही है और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। अब बीजेपी की रणनीति क्या कहती है? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। सेंधमारी कर रही है लगातार बीजेपी, हुड्डा के गढ़ में, पिता पुत्र के गढ़ में, रणनीति आखिर कहती क्या है? देखिए सौरभ, रोहतक हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले मेरे को लगता है 20 साल से भूपेंद्र हुड्डा एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं, सांसद रहे हैं। यहाँ से चौधरी देवीलाल को कभी रोहतक से हराया, चौधरी देवीलाल की तूती बोलते ही जब
प्रदेश की राजनीति में। भूपेंद्र हुड्डा ने उनको भी हराया था रोहतक, तो रोहतक गढ़ रहा है। दरअसल इनके जो पिता थे चौधरी रणबीर हुड्डा, मातूराम इनके दादा थे, मतलब पुश्तैनी तौर पर ये इलाका कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस की जब संयुक्त पंजाब था, मंत्री थे इनके पिता, दादा भी मतलब कांग्रेस से रहे थे, संविधान सभा में सदस्य थे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, उनके मातूराम थे इनके दादा। तो कांग्रेस का मतलब जैसा ये अभी चुनाव में हमने देखा, लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा कहा करते थे चौथी पीढ़ी है जो कांग्रेस में है, हमने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं। लोग आज 2-2 साल में पार्टी बदलते हैं, हम हमेशा से अच्छा वक्त तो बुरा कांग्रेस के साथ रहे और चौथी पीढ़ी की राजनीति चल रही है। क्योंकि रोहतक सबसे मजबूत गढ़ है। लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते, कांग्रेस नेता कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा का रोहतक, सोनीपत और झज्जर तो गढ़ है। अब ये मानकर चलिए कि 15 से 18-20 सीटें तो इनकी मुट्ठी में है। इसके बाद हरियाणा से कहां सीटें आती है। जब सरकार बनाने की बात होती थी तो इतना मजबूत गढ़ था, उसी गढ़ को तोड़ने के लिए सोनीपत में इस बार ज्यादा हुड्डा के हाथ में कुछ लगा नहीं है, झज्जर में भी कोई ज्यादा नहीं रहा, लेकिन रोहतक जो गढ़ था, जो मैं कह रहा हूं 4 पीढ़ियों की राजनीति जहां कांग्रेस की है, अब उस गढ़ पर चोट मारने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक रणनीतिक तौर पर ये सारी बनी है। आप देखिए आज एक ही दिन में 4 विधानसभाओं की मीटिंग जी प्रदेश प्रभारी मोहनलाल बड़ोली ले रहे हैं। शुरुआत कहां से? किलोई गढ़ी सांपला से, जो भूपेंद्र हुड्डा की अपनी सीट है विधानसभा की, जहां से वो अच्छे बुरे वक्त में जीतते हैं, कई दफा विधायक बने हैं। लेकिन शुरुआत विधानसभा की मीटिंग की आज मोहनलाल बड़ोली ने किलोई गढ़ी सांपला से की है, जहां से भूपेंद्र हुड्डा विधायक है। उसके बाद लास्ट मीटिंग आज चौथी कहां पे है? रोहतक शहर की, जहां से बीबी बत्रा 2 बार से जीत रहे हैं। मनीष ग्रोवर जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो हारे, लेकिन रोहतक किलोई से लेकर रोहतक शहर तक जहां भूपेंद्र हुड्डा का मजबूत गढ़ है, वहां बीजेपी को मजबूत करके सदस्यता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर संगठन को मजबूत करके भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में ही चुनौती देने के लिए बीजेपी तैयार हो रही है। नायब सिंह सैनी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अपना काम कर रहे हैं। परसों पानीपत आए थे, बोल रहे थे कि मैं जितना काम पिछली सरकार में हमारी हुआ है, हेलीकॉप्टर से जिक्र था कि 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर में अब सवारी कर रहे हैं, क्या रफ्तार भी बढ़ेगी सरकार की? तो नायब सैनी ने कहा था पहले से 3 गुना काम करके दिखाऊंगा, ये मैं मीडिया को बता रहा हूं। अब उनको करना भी पड़ेगा और अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा। रही बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की, कुछ दिन तक मेरे को याद है, 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि 50 लाख सदस्य बनाने, लेकिन 10 लाख बने हैं। आज से 3 दिन पहले फिर एक फिगर आई बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कि 12 लाख सदस्य बन चुके हैं, नए सदस्य है, 50 लाख का टारगेट है। दूसरी तरफ अभी मोहनलाल बड़ोली बता रहे थे कि 30 नवंबर तक ये सदस्य बनाने 50 लाख, लेकिन आज 27 तारीख हो गई, अगर 12 या 13 लाख बने तो 50 लाख का टारगेट कैसे पूरा होगा? कांग्रेस वाले सवाल उठा रहे हैं कि इतने सदस्य नहीं बने जितना बीजेपी प्रचार कर रही है। तो एक प्रोपोगंडा कह रहे हैं, कांग्रेस नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जो 50 लाख सदस्य बनाने की बात है, अभी तो 12 लाख 3 दिन पहले थे, अब 13 या 14 हो गए, तो 50 लाख कैसे बन जाएंगे? अभी 30 नवंबर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो बची खुची ताकत है, बीजेपी उसको भी निचोड़ना चाहती है। हुड्डा के गढ़ में दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा दोनों बड़े नेता हैं लोकप्रियता के हिसाब से। दीपेंद्र भी चौथी बार एमपी बने हैं, तो मतलब दोनों बड़े नेता है, पूरे प्रदेश के नेता बन चुके हैं। लेकिन हुड्डा के गढ़ में ही बीजेपी अब गेंद मारने की कोशिश करी है। मैं ये कहूंगा कि हुड्डा के जड़ों में, अब जड़ों तक घुसना चाह रही है बीजेपी, और आगे देखते हैं पार्टी कितना मजबूत होती है। लेकिन हुड्डा परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है। महेश, किस तरह की चुनौती नजर आ रही है? क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जब भी चुनौती देगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी अगुवाई कर सकते हैं। अब ये सबसे आसान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है और अपनी ही कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी उनकी अपनी पार्टी में चुनौतियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कम नहीं है और यहां विपक्षी उन्हें घेर कर निपटाने की जो तैयारी है वो करते हुए नजर
नजर आ रहे हैं। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे पहले तो अपनी ही कांग्रेस पार्टी, अपने ही लोगों के निशाने पर आएंगे, और जैसा कि मैं अक्सर जिक्र किया करता हूं कि यहां पर तूफान तो अभी कांग्रेस पार्टी में आना बाकी है, वो तूफान भी आएगा, लेकिन उस तूफान से पहले ही जो कांग्रेस पार्टी में होगा सो होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बखूबी समझ चुके हैं कि एक तो जाट समाज जो है, हालांकि पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, वोट जितने भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं उसके लिहाज से यह भी माना जाएगा कि जाट वोटर्स ने भी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन मोटे तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर यह माना जा रहा था कि जाट वोटर्स का जो झुकाव है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार की तरफ था। तो ऐसे में अब यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेर कर भविष्य की जो राजनीति है वो सीधे यहां भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी में कमजोर हो जाएंगे, अपने इलाके में कमजोर हो जाएंगे, अपने जाट समाज के लोगों के बीच कमजोर हो जाएंगे, तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा और आगे के वक्त में कांग्रेस पार्टी चुनौती देने लायक नहीं रहेगी। सबसे बड़ी चुनौती तो अंदरूनी कांग्रेस पार्टी के लिए पहले से बनी हुई है, संगठन उनके पास है नहीं, और मजबूत नेता चुनना अब कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया, लेकिन फ्री हैंड यहां नुकसानदायक साबित हुआ, तो दूसरा चेहरा कौन, ये कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज कर क्या एक किनारे बिठाया जा सकता है, ये उससे भी बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बना हुआ है। तो ऐसे में अंदरूनी चुनौतियां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई शक्ति केंद्र इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और उसी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश ये घेराबंदी कही जा सकती है। वीरेन जी, हमने देखा कि 2019 के चुनाव भी देखे, बीते विधानसभा चुनाव भी देखे और इस बार का चुनाव भी देखा। ये जाटलैंड रोहतक का जो गढ़ है ये हुड्डा का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में भी 4 में से 3 सीटें, 2024 के चुनाव में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस इसी गढ़ के सहारे कह रही थी कि एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन पूरी कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से ऐसा नहीं कर पाई। अब सवाल ये कि गढ़ में सेंधमारी में बीजेपी कितनी सफल हो पाती है, क्या कांग्रेस के लिए आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि एक तरफ सीएम सैनी लगातार योजनाओं की घोषणाएं, न सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं बल्कि उन्हें अमली जामा पहना रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष बडौली वो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रसार कर रहे हैं, और प्रसार हुड्डा के गढ़ में चोट से किया जा रहा है। देखिए, रोहतक की चौधर का नारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था, तो उसके परिणाम भी नजर आए हैं, और अब भी ये परिणाम दिखाई दे रहे थे कि रोहतक की चौधर का सवाल था, तो इसलिए वहां का जो है कांग्रेस जो है सभी सीटें जीत गई और भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। देखिए, 5 जिले ऐसे रहे जिनमें भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर और नूंह। तो इसलिए रोहतक जो है, रोहतक की चौधर जो है भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी चमत्कारिक जो उसके परिणाम आए। और देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था तब भी ये रोहतक की चौधर पर था। भूपेंद्र हुड्डा जो है कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे, तो इसलिए ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, ये रोहतक की चौधर के कारण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी अब अपने नेतृत्व में परिवर्तन करने पड़ेंगे। मनीष ग्रोवर रोहतक सीट से 5 बार चुनाव लड़े, मात्र 1 बार जीते, तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वहां रोहतक जिले के अंदर भी जो अपने पार्टी का संगठन है नए सिरे से खड़ा करने की योजना बनाई है। डॉक्टर आदित्य बत्रा जो रोहतक के काफी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी इस बार रोहतक विधानसभा से टिकट के दावेदार थे, लेकिन अंततः मनीष ग्रोवर टिकट लेने में सफल हो गए। अगर यहाँ वीपी बत्रा और डॉक्टर आदित्य बत्रा के मुकाबला होता तो हो सकता है स्थिति का रुख कोई दूसरा होता, लेकिन सतीश नांदल जो है वो चुनाव लड़ने से बना कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से आए हुए, और भारतीय जनता पार्टी में जो रीति के अनुसार उन्होंने अपने आप को डाल लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी रोहतक जिले के अंदर नया नेतृत्व खड़ा कर रही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आने वाले समय में चुनौती बन सकता है। और देखिए, अब जो चुनाव है वो तो नगर निगम का है, नगर पालिका का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी है। और देखिए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव तो कांग्रेस भी अपने चिन्ह पर लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद सभी चुनाव अपने चिन्ह पर लड़ती है और बड़ी गंभीरता के साथ लड़ती है। तो अब इसलिए अब जो फरवरी या मार्च में जब भी ये चुनाव होंगे, रोहतक नगर निगम का चुनाव में अब कांग्रेस का वो जो मुकाबला होगा, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा ही दांव पर होगी, और भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ चुनाव लड़कर यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चित करने का प्रयास करेगी। ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए नेतृत्व परिवर्तन के साथ जो है रोहतक के अंदर कितनी चमत्कारिक परिणाम दे पाती है। देवेंद्र, जो तैयारियां हैं, बीजेपी एक तरफ मैराथन तैयारियां कर रही है, कांग्रेस की तैयारियां उतनी नजर नहीं आ रही। आपसी नूरा कुश्ती है, बड़ी चुनौती पार्टी के सामने खुद भी बनी हुई है, अपने ही चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस ने क्या कुछ सबक लिया है, क्योंकि अब रोहतक के गढ़ तक पहुंच जाना और वहां पर सेंधमारी करना
कहीं ना कहीं एक संकेत देता है पार्टी को कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब भी समय है, अब संभल जाओ, क्योंकि निकाय चुनाव हैं, उसको लेकर भी आगे की रणनीति बनानी है। सियासी डगर आसान नहीं होने वाली अगर इसी तरीके से चोट खाते रहे। देखिए सौरभ, ये नगर निगम और निकायों के चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के 30 जगह चुनाव होने हैं। बीजेपी जो नए सदस्य बना रही है, आप देखिए अगर 12-13 लाख अभी तक बन भी चुके हैं, अगर जो नए सदस्य बने उनमें उत्साह होगा कि बीजेपी से जुड़े हैं, जो दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में भी राज करी है, महाराष्ट्र में भी सरकार रिपीट हुई है, अच्छा परफॉर्म करे पिछले कई सालों से, तो नए सदस्य है वो पार्टी के लिए काम भी करेंगे और वोट भी देंगे। लाखों वोट तो बीजेपी के वैसे ही जुड़ गए जो नए सदस्य आए हैं, और ये सारे निकाय चुनाव में बीजेपी के वोटों में इजाफा होगा, ये तो सीधा नजर आ रहा है। आप देखिए बीजेपी ने अभी इनका जो ड्राइव था, मानो 1 महीने का था सदस्यता अभियान, अभी 30 नवंबर को खत्म होना है। जिन्होंने 1 महीने में 13 लाख नए सदस्य, अभी एक महीना पूरा नहीं हुआ, 13 लाख नए सदस्य खड़े कर दी जो पार्टी से जुड़ गए हैं। 13 लाख लोगों की सदस्यता पार्टी को मिली है जो बीजेपी के लिए आगे काम करेंगे, वोट भी देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखो, कांग्रेस 10 साल में अपना संगठन ही बना सकी, इन्होंने 1 महीने से कम समय में 13 लाख नए सदस्यों को जोड़ दिया है और उनमें ज्यादातर के वोट भी होंगे। तो आप देखिए किस तरीके से, किस रणनीति के तहत बीजेपी काम करी है। और कांग्रेस की अंदरूनी परेशानियां अभी भी है, संगठन तो बना नहीं। हमने देखा जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, मंथन हुआ, तो नए सह प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने कहा जी अब जल्दी संगठन बनाएंगे। उस बात को भी आज 1.25 महीना हो गया, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। ये था कि चलो महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव करेंगे, नजर नहीं आ रहा देवेंद्र। एक अनिच्छा की स्थिति है, बिल्कुल अनिच्छा की स्थिति चल रही है। कांग्रेस जैसे, मतलब आज की स्थिति में मैं कहूं तो एक तरह से सरेंडर जैसी स्थिति में है। हालांकि अब चुनाव होने, लेकिन बीजेपी आक्रामक तरीके से राजनीति कर रही है। खुद भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जो बड़े नेता है, आप देखिए जाट लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया। हम पहले भी बता रहा हूं मैं, जो बड़े नेता जाट, जेपी दलाल चुनाव हार गए, ओपी धनखड़ हार गए, कैप्टन अभिमन्यु हार गए, और कई नेता चुनाव हार गए। अब इनेलो में से इनेलो भी खत्म है, दरअसल जजपा का भी कोई विधायक नहीं है। जाट लीडरशिप का खतरा था, भूपेंद्र हुड्डा थे, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा को भी बीजेपी घेर रही है, भूपेंद्र हुड्डा को, तो मेरे को लगता है जाट का लीडर कौन होगा, जाट समाज का, जो जिनको चौधर की बात होती है। तो रोहतक में ही कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अगर भूपेंद्र हुड्डा भी थोड़ा डाउन हो जाए, कमजोर हो जाए रोहतक में, तो फिर जाटों का लीडर कौन होगा। तो एक पूरी कम्युनिटी पे आप देखिए असर होता नजर आ रहा है, जिनके नाम से हरियाणा जाना जाता है, जो चौधर के बिना रह नहीं सकते। लेकिन अब उनकी लीडरशिप की स्थिति है कि रोहतक में मतलब बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने पर उतारू है, और मेरे को लगता है इसके रिजल्ट भी बीजेपी को मिलेंगे। अब महेश, जो तैयारियां हमने देखी लोकसभा चुनाव में, जो 5:5 का रेशियो रहा हरियाणा के अंदर, उसके बाद जो कमबैक किया, बेहतरीन प्रदर्शन किया, तमाम परिवर्तन किए बीजेपी ने, उसके बाद उसका रिजल्ट विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। मैराथन तैयारियां एक तरफ, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जो है अपनी ड्रॉबैक से कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करती है। कांग्रेस में अभाव देखने को मिलता है, वजह क्या है? देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि मैं अक्सर इसी कार्यक्रम में कहा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी भी बीमारी, किसी भी संकट के आने से पहले सीटी स्कैन करवाती है और बीमारी के आने से पहले उसका डायग्नोज और पूरा इलाज करवाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर रीति नीति को समझने की कोशिश की जाए, उनकी कार्यशैली को अगर समझने की कोशिश की जाए, तो कांग्रेस पार्टी तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाती, और करवा लिया तो उसकी रिपोर्ट हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। अब आप देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की शिकस्त यहां पर हुई, और हार के कारणों को जानने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से की गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, रिपोर्ट नदारद। उसके बाद उदय भान की तरफ से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, लेकिन रिपोर्ट गायब। तो अभी तक कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं पता कि वो हार क्यों गए। असल कारणों की समीक्षा उन्हें करनी थी, उसके लिए पूरी कवायद की गई, लेकिन हार के कारणों को न तो पार्टी के नेताओं को बताया गया, न तो कार्यकर्ताओं को बताया गया, और न ही आम पब्लिक को पता लगा कि कांग्रेस पार्टी ये जीता हुआ चुनाव
क्यों हार गई। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव के दौरान हार मिली उससे सबक लिया, और मुझे लगता है कि डीएससी को जो आरक्षण दिया गया, जो अनुसूचित जाति के लोग लोकसभा चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा वर्ग खुलकर यहां कांग्रेस पार्टी की कतारों में खड़ा हुआ नजर आ रहा था, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आप देखिए कि विधानसभा चुनाव आते आते डीएससी की आहट जो है वो सुनाई देने लगी थी, और अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर डीएससी को आरक्षण के नाम पर यहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में खड़ा हुआ नजर आया। तो ये बात कही जा सकती है कि तमाम वो चीजें जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान यहां कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ी थी, चाहे संविधान की बात हो, संविधान खतरे में कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट मांगे, और संविधान को खतरे वाली बात ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ चुके थे, और विधानसभा चुनाव आते आते संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी के लोग बन गए। और बीते दिन भी आपने देखा कि किस तरीके से संविधान दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में मनाया जा रहा था। तो आने वाले वक्त में इस तरह की चुनौती दोबारा कभी सामने न आए, और अनुसूचित जाति के लोगों में कहीं ये भय या कोई शंका पैदा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जो है संविधान को बदलना चाहते हैं। तो उस संभावना को ही खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में ही संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। तो ये बात कही जा सकती है कि संकट के आने से पहले समाधान भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढते हैं, और कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने में भी कांग्रेस पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो तैयारियां दिख रही हैं बीजेपी की और कांग्रेस की, उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि हुड्डा के घर में कहा जाए तो उनके गढ़ में क्षेत्र में जाटलैंड में उनको घेरने की तैयारी सिर्फ उसी क्षेत्र में घेराबंदी करने की है, या फिर सियासी नफा नुकसान से आगामी चुनाव में फायदा होता मिलेगा। और सवाल दूसरा यह भी कि क्या कांग्रेस इस वक्त डिफेंसिव मोड में है, इस परिस्थिति में है कि भाई इतना कुछ देखने के बाद भी अब तो जागे। देखिए, कांग्रेस में अभी भी हताशा का वातावरण है, कांग्रेस के नेता भी हताश है और कार्यकर्ता भी हताश है, कोई उत्साह का माहौल नहीं है। जब कांग्रेस की अभी जो भी स्थिति रही है, परिणाम कुछ भी रहे, तो कोई धन्यवाद के कार्यक्रम, धन्यवाद सभाएं नहीं हुई है, तो कार्यकर्ता भी हताश है और नेता भी अभी आपको अपने जो है हार के सदमे से उभर नहीं पाए हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्र विशेष की राजनीति को लेकर या क्षेत्र विशेष में संगठन मजबूत बनाने को लेकर कवायद नहीं करती, वो पूरे प्रदेश की योजना बनाती है। और अब देखिए, जो सदस्यता अभियान है, भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का पर्व होता है और उसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बाकायदा बूथ स्तर पर बैठकें की जा रही हैं और कार्यकर्ताओं को मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाया जा रहा है। कोई सदस्यता का शुल्क नहीं है। मिस कॉल के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड जो है, जो सदस्य बनेगा उसका मोबाइल नंबर, उसका पूरा रिकॉर्ड किस विधानसभा क्षेत्र का है, तो पूरा रिकॉर्ड जो है पार्टी मुख्यालय के पास आ जाएगा और उससे अब जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का रिकॉर्डिंग संदेश जो सदस्य बने हैं उनके पास जा रहा है। मतलब वहां जो पूरा भी रिकॉर्ड है, उनका जो पूरा डाटा है, वो संग्रह करके भारतीय जनता पार्टी उसका उपयोग करती है। अब कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में ड्राइंग रूम में बैठकर सदस्य बनाए जाते हैं, सदस्यता की पर्चियां दे दी जाती हैं, स्लिपें दे दी जाती हैं, फिर वहां प्रदेश मुख्यालय में जमा करानी होती है, कोई जमा कराता है, कोई नहीं कराता। तो जो पुरानी ढर्रा था, जो पुरानी परंपरा थी, कांग्रेस में तो वैसे ही किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब जो है, जब से मोदी जी के आने के बाद ये नया जो टेक्निक अपनाई गई है, इसके कारगर परिणाम आए हैं, क्योंकि पूरा डेटा जो है प्रदेश पर भी, जिला कार्यालय पर भी उपलब्ध हो जाता है और उनसे संपर्क करने में भी पार्टी को आसानी होती है। और अब जब देखिए, संगठन की जो रचना है, जो अलग से पदाधिकारी को चुनाव आना है, उसकी बात अलग है। वहां अलग अलग ढंग का क्या पद्धति अपनाई जाती है, दोनों दलों की अलग अलग अपनी पद्धति है, संगठनात्मक रचना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक रचना ये बनी हुई है कि सभी कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड जो है पार्टी के पास उपलब्ध रहता है, जबकि कांग्रेस में ऐसा है ही नहीं। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं को संदेश तक नहीं पहुंचता। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी अपनी लंबी व्यूह रचना तय की हुई है और इसका चुनाव के अंदर उपयोग भी होता है। अब देखिए, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव आएंगे तो पार्टी उसका उपयोग करेगी। लेकिन कांग्रेस तो अभी तक हार के सदमे से नहीं उभरी है और इन निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस में अभी कोई गंभीरता है। अभी कांग्रेस में संगठन में भी परिवर्तन होने हैं और जो विपक्ष के नेता का भी अभी चयन होना है। तो कांग्रेस में अभी उत्साह का माहौल नहीं है, अभी उस ढंग का वातावरण बन नहीं पाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी में उत्साह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट भी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आगे क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी साबित हो सकती है? क्योंकि 2024 और 19 के रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें, परिणामों पर नजर डालें, तो 4 में से 3 सीट आना कांग्रेस के हाथ में और 24 में 4 की 4 रोहतक जिले की सीटें आना
कहीं ना कहीं एक सीखने का मौका देती है। बीजेपी और ज़्यादा अटैकिंग मोड में आ गई कि भाई अब पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, तो उस किले को ही क्यों ना धाराशायी कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। देखिए, कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो अपने 37 विधायक हैं, इनको एकजुट रखना है। अब सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है, वो उस समय अस्पताल के शिलान्यास समारोह में थे। तो कांग्रेस के लिए एक कठिनाई तो ये भी आने वाली है। अब देखिए, कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस के लिए कोई सीट है नहीं, कांग्रेस का कोई भविष्य है नहीं, क्योंकि वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाएगी, तो कांग्रेस का वहां कुछ भी दाव पर नहीं है। और देखिए, नगर पालिका चुनाव और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की कितनी तैयारी है, क्या कांग्रेस चिन्ह पर लड़ेगी या कांग्रेस जो है चिन्ह से लड़ने से यहाँ से पलायन कर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी नहीं है। अगर देखिए, कांग्रेस के लोग ये तो कहते रहे कि हम जो निगम चुनाव हैं वो सिर्फ अपने चिन्ह पर लड़ते हैं। अब देखना है कि कांग्रेस वो चिन्ह पर लड़ने के लिए तैयार भी होती है नहीं होती। और जो संगठन की रचना है, जब तक कांग्रेस अपना संगठन खड़ा नहीं करती तब तक कांग्रेस के लिए हरियाणा में संभावनाएं शून्य के बराबर है। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती जरूर पेश करे यहाँ पर बीजेपी। रोहतक जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उसमें सदस्यता अभियान लगातार बीजेपी के जारी, मैराथन तैयारियां, योजना एक के बाद एक जनता तक पहुंचना, जुड़ाव लगातार बीजेपी की जारी। वहीं कांग्रेस की तैयारियां सिर्फ वारी नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस के लिए आगामी जो निकाय चुनाव है उसमें बड़ी चुनौती जरूर बनेगा। संगठन बनाना एक बड़ी चुनौती और बीजेपी से कहीं ना कहीं डिफेंसिव होना भी एक चुनौती कांग्रेस के लिए बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।